नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार्वजनिक चंद्रशेखर रोगले आपका अपना शेन शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे क्वार्टर थ्री रिजल्ट 18 जनवरी को जो क्वार्टर थ्री रिजल्ट लगा है उसमें से हम दो स्टॉक हम देखेंगे बैंकिंग के, इंडसइंड बैंक एंड साउथ बैंक। तो इंडसइंड बैंक का भी अगर हम रिजल्ट हम देखते हैं उससे पहले हम देखेंगे कि उसका डाटा का है। रेड फ्लैग इसका लो है, बिल्कुल रेड फ्लैग नहीं है। इंट्री पॉइंट गुड है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है, और पी रेशो देखोगे तो 14.47 है, मतलब पी रेशो ठीक है। पीबी रेशो 2.28, मतलब हम सवा दो गुना पैसा उसको पे कर रहे हैं। हम उस स्टॉक की प्राइस हम सवा दो गुना ज्यादा पे कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब 1563 का स्टॉक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 1563 डिवाइडेड बाय 2.28 कितना है? 685 इसकी एक्चुअली प्राइस होनी चाहिए, लेकिन वो इतनी है। तो परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है। देखो वैल्यूएशन यहाँ पे हाई दिखा रहा है। तो अब ये फाइनेंशियल फाइनेंशियल में अगर आप देखोगे, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ कितना है? 12 का, इसका कितना है? 15 है। लोअर देन इंडस्ट्री, लेकिन नेट इनकम इसकी कम है। इंडस्ट्री की 23 है, अब इसकी 15 है। और इंक्रीजिंग मार्केट शेयर इसका इंक्रीज हुआ है। 4.94 था पहले, अभी 5.69 है, मतलब ग्रोथ है। अब इसका हम क्वार्टरली रिजल्ट शीट देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट शीट अगर हम देखेंगे, नेट इनकम 2043 था मार्च 23 में, और जून 23 में 2124, सितंबर 23 में 2202, और दिसंबर का जो लगा है 2301। अगर इसी को हम परसेंटेज में देखेंगे, ग्रोथ रेट में, ग्रोथ व्यू भी हम देखेंगे, तो ग्रोथ व्यू में अगर आप देखोगे तो इस बार जो है वो सबसे ज्यादा हुआ है ग्रोथ इस क्वार्टर में, 4.57। अब एनुअल में देखेंगे हम, एनुअल में इसका ग्रोथ कैसे है? एनुअल में देख सकते हैं हम 2020 से लेके 22 और 23 का, सॉरी। तो इसका नॉर्मल व्यू हम देखेंगे। नॉर्मल व्यू में भी अगर आप देखोगे तो नेट इनकम देखो, नेट इनकम इस बार बहुत ज्यादा बड़ी है। और ईपीएस तो कांस्टेंट, सॉरी, ईपीएस भी बड़ा है, और डिविडेंड पर शेयर ये भी कांस्टेंट है, पिछले साल के बराबर है। तो ये है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि करंट एसेट और करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, इसका टोटल हो जाता है 4,58,236 करोड़। और टोटल लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज 3,36,000, और इसका है 56,000। लेकिन नॉन करंट एसेट 4,01,000, और यहाँ पे नॉन करंट है 67,000। तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉन करंट, जो करंट एसेट है वो करंट लाइबिलिटी से ज्यादा है। लेकिन क्या है कि जो करंट लाइबिलिटीज है, बैंकिंग में करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है कि लोगों से लिया हुआ पैसा होता है, जो दूसरों को लोन पे देते, थर्ड पार्टी को, तो वही वापस आएगा, तो वो ज्यादा होता है। इसलिए इस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट से डरना नहीं है। कैश फ्लो देखना बेहद जरूरी है। कैश फ्लो में अगर आप देखोगे तो फ्री कैश फ्लो इसका माइनस है, और चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो एसेट डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज तो बैंकिंग की ज्यादा ही होती है, इसलिए माइनस है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो परमानेंट एसेट खरीदते, गाड़ी हो गए, प्लांट हो गए, बंगला, ऑफिसेस हो गए, ये आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। फ्री कैश फ्लो वो होता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, इससे जो माइनस करने के बाद जो बचता है वो आता है फ्री कैश फ्लो में। तो ये इसका थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। बाकी पीर कंपटीशन में अगर आप देखोगे तो इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इनमें पी रेशियो सबसे कम किसका है? इंडसइंड बैंक का है। पीबी रेशियो भी अगर आप देखोगे तो वो भी आप दो गुना, सवा दो गुना पे कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड भी तकरीबन सबसे ज्यादा ही है, एचडीएफसी बैंक के बाद इसका नंबर है। अब होल्डिंग होल्डिंग भी देखना बेहद जरूरी है। होल्डिंग में अगर आप देखोगे, लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग लो प्लेज है, और टोटल प्रमोटर होल्डिंग ये भी 6 मंथ से कांस्टेंट है। इसका मतलब कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या? कंपनी पे प्रमोटर का भरोसा है। अब यहाँ जो रिटेलर के लिए 21% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसका बहुत अच्छा है, इसमें 39% इनकी इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इंस्टीट्यूशन की। म्यूचुअल फंड की 14.36 है, और अदर डोमेस्टिक 10% है। तो
स्टॉक ठीक है, लेकिन इसका टेक्निकल एनालिसिस भी देखना बेहद जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा है कि इसका टारगेट जो था 1.618 के पास 1595, अब अगर आप इसको देखोगे, ये देख सकते हो प्रॉफिट के बावजूद भी इंडसइंड बैंक आज डाउन आ रही है। तो यहाँ पे मैंने फिबोनाची कहाँ लगाया, जो हाई लगाया था वहां से लेके जो लो था, लो पॉइंट कहाँ था, ये वाला, यहाँ से उठा है ना, ये लो पॉइंट था, तो यहाँ से यहाँ तक तो टारगेट कहाँ पे आना चाहिए इसका, 1.6, सॉरी, हम्म, ये तो टारगेट कहाँ पे आना चाहिए इसका, यहाँ पे आना चाहिए था 1458, लेकिन ये काफी अप साइड जाने के बाद भी डाउन आ रहा है। तो अभी मैं फिबोनाची और हार्मोनिक ज्यादा यूज करता, हार्मोनिक में भी फिबोनाची नंबर होते हैं। अभी आप ये देख सकते हो, यहाँ से मैंने यहाँ तक हाई, जहाँ से वो स्टॉक स्टार्ट हुआ है वहां से अगर मैं फिर एबीसीडी पैटर्न यूज करता हूँ, तो जो 5 है गोल्डन रेशियो, जो 0.5 और 0.618, वहां तक रिट्रेसमेंट आती है। तो भी मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक बेस बनाया था, रैली, बेस रैली, तो या तो आप 1550 से 1450 के बीच में खरीदे और एवरेज कीजिए 1345 के आसपास। बैंक अच्छी है, इसको आपको एवरेज करना पड़ सकता है, और 1245 के आसपास आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 1245 के पास। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 80 हजार ही इन्वेस्ट कीजिए, 20 हजार या तो कम से कम 10 हजार तो आपके पास स्पेयर होना चाहिए एवरेज के लिए, पूरे के पूरे पैसे कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा, इसमें मैं आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज से कि कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल करना चाहिए। डिसीजन आपने खुद लेनी है। प्रॉफिट आपको मिलेगा, लॉस आपका होगा, और सीखोगे भी आप। लॉस अगर आप करते हो तो भी सीखोगे। मेरे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे साउथ बैंक का। साउथ बैंक का भी कल रिजल्ट आया है। अब इसका भी अगर आप साउथ बैंक का देखोगे तो रेड फ्लैग लो है, इंट्री पॉइंट गुड दिखा रहा है, पर प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज, ग्रोथ एवरेज, वैल्यूएशन लो है, परफॉर्मेंस एवरेज है। वैल्यूएशन लो क्यों बताया, पीबी रेशियो देखो 0.96 है और पी रेशियो 5.76 है, तो इसका वैल्यूएशन ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा रेड रेड ही नजर आ रहा है, और लाइफ टाइम हाई भी लगा चुका है ये लेटेस्ट। फाइनेंशियल में सीधा चलेंगे, हम देखेंगे क्वार्टरली रिपोर्ट। क्वार्टरली रिपोर्ट में हमें क्या दिख रहा है, सीधा नेट इनकम, नेट इनकम अगर आप देखो 333, 202, 274, 305, मतलब यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है। जून के बाद कंपनी ने फिर, बैंक ने अच्छा काम करना शुरू किया और ईपीएस भी बढ़ा है। अभी हम देखेंगे ग्रोथ व्यू, ग्रोथ व्यू में कहाँ पे इन्होंने ज्यादा अच्छा कहा, नेट इनकम, नेट इनकम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जून में कम हुआ था, लेकिन उसके बाद इसका सितंबर में ग्रोथ हुआ है, और दिसंबर में इसका कम ग्रोथ हुआ है, ये देख सकते हो 11%। यहाँ से भी हमें पता चलता है कि ये कंपनी अप डाउन हो रही है, कंसिस्टेंसी नहीं है। अब एनुअल रिपोर्ट भी देखना बेहद जरूरी है, हम एनुअल रिपोर्ट भी देखेंगे। एनुअल रिपोर्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, 21, 22 और 23 में सॉरी, ये ग्रोथ है, ग्रोथ की जगह हम नॉर्मल व्यू देखेंगे। नॉर्मल में अगर आप देखोगे नेट इनकम 144, 775 और 1116 करोड़, ये तो टीटीएम है, लेकिन यहाँ 775 करोड़ का ये प्रॉफिट दिखा रहा है 2023 में। अभी ग्रोथ देखेंगे, ग्रोथ व्यू भी हमें देखना बहुत जरूरी, सालों साल कितना ग्रोथ हो रहा है। तो सालों साल अगर परसेंटेज देखोगे नेट इनकम का, तो इस साल अच्छा ग्रोथ किया है इंडसइंड बैंक ने। और लोअर देन इंडस्ट्रियल रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ भले इनका कम है, लेकिन नेट इनकम इंडस्ट्री से, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री से इसकी अच्छी है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट ज्यादा है, और करंट लाइबिलिटीज इसकी 91 है। वो देख सकते हो आप कितना है करंट लाइबिलिटीज। मैंने बोला बैंकिंग में क्या, लोगों से लेके लोगों को पैसा लेन, क्या बोलते हैं, बोरो करके लेंड करना पड़ता है, तो ये है नॉन करंट लाइबिलिटीज। और टोटल लाइबिलिटीज हो जाती है 1 लाख, एक 1 लाख 1 हजार, और टोटल एसेट हो जाता है 1 लाख 8 हजार। उसके बीच का डिफरेंस है, कुछ तो है। अब
पीर कंपटीशन, पीर सॉरी, फाइनेंशियल में हम देखेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या बता रहा है, इनके पास चेंज, नेट चेंज इन कैश माइनस हुआ है, पिछले साल से ये माइनस हुआ है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी माइनस है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर 112 और फ्री कैश फ्लो इनके पास माइनस है। लेकिन यहाँ पे जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल है वो माइनस है। उसका वजह ये है कि लोगों से लाइबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है बैंकिंग की। तो ये हो गया पीर कंपटीशन। पीर पीर कंपैरिजन में आपको क्या दिखाई देगा, साउथ बैंक का सबसे कम है, एचडीएफसी आईसीआईसीआई कोटक बैंक को अगर कंपेयर करोगे तो साउथ इंडियन बैंक का बहुत कम पी रेशियो है, और पीबी रेशियो भी सबसे कम है। अब होल्डिंग, होल्डिंग देखना बेहद जरूरी है। प्रमोटर कितना होल्ड किया है, लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर अपने यूज के लिए प्लेज पे तो नहीं रखा है, तो नहीं रखा है, ये अच्छी बात है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग की 0.0% कहाँ से होगा, और रिटेलर की इसमें 78.40% है। तो आप इसके बारे में बाय करने के लिए अभी मैं टेक्निकल एनालिसिस भेजूंगा। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग और इंक्रीज फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, ये भी 15% है। अब हम देखेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने क्या लिखा है, बाय नियर 27 के आसपास बाय करना चाहिए, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा ऊपर गया है। स्टॉक कितना भी अपसाइड जाए, उसका स्टॉप लॉस तब चेंज होता है जब ये यहाँ से जब गया है, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे 23 स्टॉप लॉस है, यहाँ से गया। अब यहाँ कोई अगर ये देता है पुल बैक या करेक्शन, तो यहाँ इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा। ये एग्जांपल बता रहा हूँ, आप इस पॉइंट को स्टॉप लॉस मत करना, ये एग्जांपल है एजुकेशन पर्पज से। तो आप समझ गए कि स्टॉप लॉस क्या होता है। तो हमेशा हमें मार्केट में स्टॉप लॉस के बारे में ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वॉल्यूम काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी हमने इंतजार करना चाहिए 27 के आसपास, या तो कोई करेक्शन देके जब आप साइड निकलेगा तब हम बाय करेंगे। अब इसका क्या है, ये एबीसीडी पैटर्न है, 344 है, तो इसका टारगेट 2.24 है, तो 2.24 कितना आ रहा है, 33। यहाँ से ये कुछ रिट्रेसमेंट देगा, कंसोलिडेशन देगा, उसके बाद बाय कीजिए। और यहाँ कोई लो बनाता है तो इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिर से एक बार डिस्क्लेमर मैं बताता हूँ कि ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंट्री हमने कहाँ करनी चाहिए, सप्लाई डिमांड जोन कहाँ बनता है, ये डिमांड जोन है, और ये सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है 33 का। तो ये था मेरा बैंकिंग का Q3 18 जनवरी का रिजल्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।